So let's see our fourth principle, unity of command. It implies that every worker should receive order and instruction from one superior only and should be accountable to one superior only. ये हमें बताता है कि कोई भी अगर वर्कर है, ठीक है, एक पर्टिकुलर वर्कर है, उसे ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन सिर्फ एक सुपीरियर से लेना है और उसको अकाउंटेबल भी एक ही सुपीरियर को करना होगा। तो हेनरी फ्यूल का जो ये प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड, ये सिंपली यही बताता है कि किसी भी वर्कर को, ठीक है, जो भी इंस्ट्रक्शन, जो भी ऑर्डर है वो एक पर्टिकुलर सुपीरियर से ही लेना है, ठीक है, और उन्हें अकाउंटेबल भी उसी सुपीरियर को होना है। अदरवाइज इट विल क्रिएट कंफ्यूजन, ठीक है। अगर कोई भी एक पर्टिकुलर वर्कर एक पर्टिकुलर सुपीरियर को अकाउंटेबल नहीं होगा या फिर ऑर्डर इंस्ट्रक्शन, उसी का ऑर्डर इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करेगा, तो वहां क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। कैसे? इफ वन वर्कर इज रिसीविंग ऑर्डर फ्रॉम मोर देन वन सुपीरियर, अगर एक वर्कर है और बहुत सारे वो जो है वो ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन बहुत सारे बॉस का मान रहा है, ठीक है, बहुत सारे सुपीरियर का सुन रहा है, ठीक है, देन ही विल गेट कंफ्यूज दैट हुज ऑर्डर मस्ट बी फॉलोड फर्स्ट। तो वो क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएगा कि किसका ऑर्डर पहले हमें मानना है, ठीक है। अगर मैं हूं, ठीक है, मैं वर्कर हूं और 4 मेरे बॉस हैं, ठीक है, ये कुछ बोलेगा, वो कुछ बोलेगा, वो कुछ बोलेगा, वो कुछ बोलेगा, ठीक है, तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा कि मुझे बात किसका मानना है, पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, या फिर दूसरे का, या फिर चौथे का। कंफ्यूजन हो जाएगा कि बात किसका मानना है, ठीक है। इसे अच्छे समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। If employees of production department is asked to go slow in production, ठीक है, to maintain quality standard. If employee of production department is asked to go slow in production to maintain quality standard by production manager, ठीक है, अब क्या होता है कि एक एम्प्लॉय, ठीक है, उसे प्रोडक्शन इंचार्ज जो है उन्होंने बोला है कि आप धीरे धीरे काम करो, ठीक है, क्यों? क्योंकि क्वालिटी मेंटेन हो पाए, ठीक है, उनके जो ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंडर्ड है वो मेंटेन हो पाए, ठीक है, अच्छे तरीके से काम करो। उसके बाद है सेल्स इंचार्ज इंस्ट्रक्ट द सेम एम्प्लॉय, उसी इंचार्ज को अब जो सेल्स इंचार्ज के जो भाई साहब हैं, सेल्स इंचार्ज भाई साहब, वो बोलते हैं फास्टर द प्रोडक्शन टू मीट द पेंडिंग ऑर्डर्स। वो क्या बोलते हैं कि जो हमारे पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, जो ऑर्डर्स वेटिंग में हैं, ठीक है, उन्हें पूरा करने के लिए आप काम जल्दी करो, ठीक है। इन दिस सिचुएशन एम्प्लॉय विल गेट कंफ्यूज एज टू हुज इंस्ट्रक्शन मस्ट बी फॉलोड बाय हिम। अब इस इंस्ट्रक्शन की वजह से क्या होगा, क्योंकि देखो आ रहा है 2 तरीके से बात, ठीक है, प्रोडक्शन वाला बोल रहा है काम धीरे करो क्योंकि हमारा जो क्वालिटी है वो मेंटेन हो पाए, ठीक है। इधर सेल वाला क्या बोल रहा है कि बहुत सारे पेंडिंग में काम है आपके, इसलिए काम जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, ठीक है। तो अब जो मैं वर्कर हूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं किसका बात मानूं, मैं अपने प्रोडक्शन इंचार्ज का बात मानूं या फिर सेल्स इंचार्ज का बात मानूं। यहाँ क्या होगा, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा मुझे कि किसका बात मानना है, इंचार्ज सेल वाले का या फिर प्रोडक्शन इंचार्ज का, ठीक है। उसके आगे देखते हैं कि क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं अगर यूनिटी ऑफ कमांड सही से करते हैं। तो एक आदमी एक ही से बात सुनेगा तो, ठीक है, या फिर अगर ये नहीं होता है, 4 आदमी एक को बोलेंगे काम, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव इफेक्ट ये है इसका, नो कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ एम्प्लॉय। मेरे माइंड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, मुझे पता है क्या करना है, ठीक है। उन्होंने बोला, एक आदमी ने बोला है, प्रोडक्शन वाले ने बोला है मुझे, मैं प्रोडक्शन वाले का बात सुनूंगा कि मुझे बस काम धीरे करना है, ठीक है। सेल्स वाला जो बोल रहा मुझे मतलब नहीं, मुझे तो नहीं बोला उसने, ठीक है। उसके बाद है नो ईगो क्लैशेस बिटवीन सुपीरियर्स। अब क्या है कि प्रोडक्शन इंचार्ज और सेल्स इंचार्ज के बीच में ईगो क्लैशेस हो जाएंगे और वो ईगो क्लैशेस आके किस पे टूटेंगे, मुझ पे टूटेंगे। वो बोले तुम मैं बॉस हूं, मेरा बात नहीं मान रहे हो, तुम मेरा बात नहीं मान रहे हो, गड़बड़, ठीक है। उसके बाद इंप्रूव इफेक्टिवनेस इन वर्किंग। अब ये क्या है कि पॉजिटिव इफेक्ट की वजह से, ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड अगर हम लोग सही से करते हैं तो हमारा इफेक्टिवनेस जो है ना वो बढ़ता है, ठीक है, काम जल्दी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर ये नहीं होता है तो क्या होता है, कंफ्यूजन इन द माइंड एम्प्लॉय। मेरे माइंड में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आएगी, मैं किसका बात हूँ, सेल्स का, एडवर्टाइजमेंट वाले का या फिर प्रोडक्शन वाले का, ठीक है। ईगो क्लैशेस हो जाएंगे डिफरेंट बिटवीन डिफरेंट सुपीरियर, दोनों सुपीरियर ईगो क्लैशेस हो जाएंगे, मैं उसमें पिस जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद डिफिकल्ट इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन का डिसिप्लिन जो है ना वो मेंटेन करने में बड़ा दिक्कत आ जाएगा, ठीक है। वो मेरे सही से बात नहीं करेगा, वो उससे सही से बात नहीं करेगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग यूनिटी ऑफ कमांड मजाक में अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छे से एग्जांपल देके मैंने समझा दिया है। अब चलते हैं हमारे 5th प्रिंसिपल की तरफ, जो है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। वो था यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है, एक का बात मानना है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इसका मतलब क्या, एक तरफ जाना है, एक दिशा में जाना है सबको, ठीक है। इट रिफर्स टू
वन हेड वन गोल वन डायरेक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, फ्योल ने इसमें ये बताया है कि एक हेड होना चाहिए और पूरे ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल होना चाहिए। ठीक है, और एक ही डायरेक्शन में वो जाना चाहिए। ठीक है, द एफर्ट्स ऑफ ऑल द मेंबर्स एंड एम्प्लॉयज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स वन डायरेक्शन दैट इज अचीविंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि एफर्ट्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज, ठीक है, सारे मेंबर्स का जो एफर्ट है, एम्प्लॉयज का जो एफर्ट है, वो किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल के को अचीव करने के डायरेक्शन में जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद चलो इसे हम लोग एग्जाम्पल लेके समझते हैं, ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, इफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोड्यूसिंग डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, मानो निविया, ठीक है, निविया जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है डिफरेंट लाइन्स ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे कोई कॉस्मेटिक प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, मेडिसिन प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, या फिर लिविंग आइटम प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, ईच प्रोडक्ट हैज इट्स ओन मार्केट, अपना अपना जो उन लोग का प्रोडक्ट है, निविया का मानो क्रीम है, ठीक है, तो उसका अपना अलग मार्केट हो सकता है, ज्यादा बिक रहा है या कम बिक रहा है। ठीक है, ईच प्रोडक्ट हैज हिज ओन मार्केट एंड इट्स ओन बिजनेस मार्केट। ठीक है, ईच डिवीजन मस्ट प्लान इट्स टारगेट and every employee of that division must apply his best effort toward the achieving of goal of that division। ठीक है, अब क्या है कि सारा जो डिवीजन है, क्रीम का डिवीजन हो गया, कॉस्मेटिक का मानो डिवीजन हो गया, मेडिसिन का डिवीजन हो गया, फिर लिविंगहुड का जो उसका डिवीजन हो गया, सबका एक अपना अपना टारगेट होता है। ठीक है, कि मुझे इस साल इतना यूनिट बेचना है, मुझे इस हफ्ते में इतना यूनिट बेचना है, मुझे इतने आदमी को अपना फैन बना देना है। ठीक है, तो उन लोगों का अपना अपना टारगेट है। ठीक है, अपना अपना जो डिवीजन है उसका अपना अपना गोल है। ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं, उनके जो एम्प्लॉयज है वो बेस्ट एफर्ट डालते हैं अपना। ठीक है, कि अब डायरेक्शन एक ही है, टारगेट एक ही है कि मुझे 100 यूनिट बेचना है इस हफ्ते। ठीक है, सारे एम्प्लॉय एक होकर एक एफर्ट में काम करते हैं, एक डायरेक्शन में काम करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, उनकी डिवीजन का जो वर्क है, ठीक है, उनका जो डिवीजन है, क्रीम डिवीजन या फिर कॉस्मेटिक डिवीजन, उसका काम कंप्लीट हो जाता है। क्यों? क्योंकि सारा जो वर्कर है या फिर सारा जो एम्प्लॉय है वो एक एफर्ट लगा के सब साथ मिलके एक डायरेक्शन की तरफ काम करता है। 100 यूनिट मुझे बेचना है, किसी भी हाल में कुछ भी हो जाए। ठीक है, डायरेक्शन एक है। ठीक है, एफर्ट एक तरफ लग रहा है। ठीक है, और उन लोगों को जो उसका जो कॉस्मेटिक का जो निविया का होता है, कॉस्मेटिक का हेड एक ही होता है, एक ही मैनेजर होता है, वो भी एक है, तीनों एक है। वन हेड वन गोल वन डायरेक्शन। ठीक है, गोल एक है 100 यूनिट बेचना है, डायरेक्शन एक है कि उस डायरेक्शन में सबको जाना है। ठीक है, और हेड भी एक ही है इसका। ठीक है, इससे क्या होगा, द अचीवमेंट ऑफ गोल ऑफ दैट डिवीजन अंडर द डायरेक्शन ऑफ वन हेड ओनली। ठीक है, एक हेड के अंदर उस डिवीजन का जो अचीवमेंट है वो हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन करने से क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट आते हैं और क्या क्या अगर नहीं करेंगे तो क्या क्या वायलेशन होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। हमारा फर्स्ट है अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल, या फिर जो उन लोग का डिविजनल वर्क है वो अचीव हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, एफर्ट आर टुवर्ड्स वन डायरेक्शन ओनली। ठीक है, जितना एफर्ट है, सारे एम्प्लॉय मिल गए, सारा एम्प्लॉय मिल के एक तरफ एफर्ट लगा रहा है, एक डायरेक्शन में लगा रहा है। ठीक है, तो एक ही डायरेक्शन में सारा एफर्ट होगा। ठीक है, अगर ये यूनिटी ऑफ कमांड सही से नहीं होता आपका ऑर्गेनाइजेशन में तो क्या दिक्कतें आ सकती हैं, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। ठीक है, सही से कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा, डिफिकल्ट इन अचीविंग गोल्स। ठीक है, तो अचीविंग गोल अचीव करने में डिफिकल्ट आ सकता है, वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स। ठीक है, एफर्ट्स का वेस्टेज है, कैसे 10 एम्प्लॉय उधर काम कर रहे हैं, 10 एम्प्लॉय इधर काम कर रहे हैं, 10 एम्प्लॉय इधर काम कर रहे हैं, कोई डायरेक्शन की तरफ जा ही नहीं रहा है। ठीक है, कोई टारगेट की तरफ बढ़ ही ना है 100 यूनिट की तरफ, तो क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, अगर हेड बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है, 4 हेड होंगे आपको कॉस्मेटिक में ही, ठीक है, कोई बोले वो करो वो बोलो, हमें 100 बेचना है, हमें 150 बेचना है, हमें 200 बेचना है। ठीक है, तो वहां कंफ्यूजन आएगा कि करना क्या है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यूनिटी ऑफ डायरेक्शन समझ आया हो। इसमें सिर्फ एक ही चीज बताया गया है कि वन हेड वन गोल एंड वन डायरेक्शन, एक ही हेड होगा जो हम सबको गाइड करेगा। ठीक है, 100 वर्कर्स को एक ही हेड गाइड करेगा, हमारा एक ही गोल होगा 100 यूनिट, और हम सब जितना एफर्ट लगाएंगे सब एक डायरेक्शन में ही लगाएंगे। ठीक है, अब जो हमारा 6th प्रिंसिपल है वो है सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ठीक है, मैं जानता हूं कि मैंने थ्योरीज कुछ ज्यादा ही लिख दी है, लेकिन मैं आपको ये डेफिनेटली बता देता हूँ कि यही थ्योरीज पढ़ के आपका जो माइंड है वो सही से इस चीज को ले लेगा। ठीक है, अभी हंसते खेलते ही हमने 5 प्रिंसिपल्स पढ़ लिया, 14 में से 5 खत्म हो गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इसको भी जल्दी जल्दी हंसते खेलते खत्म करते हैं। ठीक है, इट रिफर्स टू द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिस्प्लेस द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज। अब इसमें क्या होता है, जो हमारे हेनरी फ्योल है उन्होंने ये इंसिस्ट किया है इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि ऑर्गेनाइजेशन का जो
इंटरेस्ट है ना, उसे फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाए, उसके फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाए। और अगर एम्प्लॉयज का और ऑर्गेनाइजेशन का अगर जो गोल है वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, उसमें अगर दिक्कतें आ रही हैं, तो आप एम्प्लॉयज के गोल को हटा सकते हो, सेक्रीफाइस कर सकते हो, ठीक है, डिस्प्लेस कर सकते हो। पहले क्या इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल, ठीक है। अगर ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहेगी तो कहां से आएगा आपका एम्प्लॉय, कहां से काम करेगा, कहां से एम्प्लॉयमेंट दे पाओगे, ठीक है। तो इट सिंपली डिफर्स टू द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिस्प्लेस द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर एडजस्ट नहीं हो पाता है एम्प्लॉयज का ऑब्जेक्टिव, तो उसे सेक्रीफाइस करना पड़ता है, किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। इसके बाद क्या है, इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑल द एम्प्लॉयज आर वर्किंग विद सम ऑब्जेक्टिव, ठीक है, सब किसी न किसी ऑब्जेक्टिव से सब काम करते हैं, ठीक है। एंड देयर इज ऑलवेज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और वही जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसका तो कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता ही है, ठीक है। इफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्प्लॉयज आर इन द सेम डायरेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देन देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। अगर ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही चल रहा है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन जिस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, जिस गोल के लिए बढ़ रहा है उसमें ही ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉयज का जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो जाए तो वो सही है, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बट लेकिन यहां आ गया दिक्कत, बट इफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ बोथ आर डिफरेंट, ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव और एज वेल एज एम्प्लॉयज का ऑब्जेक्टिव अगर अलग है, ठीक है, देन मैनेजर ट्राई टू एडजस्ट, तब क्या करता है मैनेजर जो है ना, सोचता एडजस्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है। देन मैनेजर ट्राई टू एडजस्ट एम्प्लॉयज इंटरेस्ट विथ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ठीक है। उस समय क्या करता है मैनेजर दोनों को एडजस्ट करने की कोशिश करता है। इफ इन केस, अगर किसी केस में इट इज नॉट पॉसिबल टू एडजस्ट, देन एम्प्लॉयज गोल मस्ट बी सेक्रीफाइस फॉर ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ठीक है। अगर किसी केस में, ठीक है, भगवान न करे, किसी केस में एम्प्लॉयज का गोल और जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो एडजस्ट नहीं हो पाया, तो उस केस में क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज का जो गोल है उसे सेक्रीफाइस कर दिया जाता है, ठीक है, उसे साइड रख दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल के लिए, ठीक है। सब बोलते हैं पहले हमारा ऑर्गेनाइजेशन जरूरी है, ठीक है, पहले हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल जरूरी है, उसके बाद हम तो अपना ऑब्जेक्टिव पूरा कर ही लेंगे, ठीक है। द मैनेजर्स नेवर मिस यूज देयर अथॉरिटी, ठीक है, मैनेजर जो है वो कभी अपना अथॉरिटी, कभी अपना पावर का मिस यूज नहीं करते हैं। दे ऑलवेज थिंक अबाउट द वेलफेयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीड ऑफ हिज ओन डेवलपमेंट, ठीक है। वो हर समय अपने ऑर्गेनाइजेशन का वेलफेयर सोचते हैं, ठीक है, अपने जो वो ऑर्गेनाइजेशन को अपने घर जैसे मानते हैं, ठीक है, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन का हर समय वेलफेयर सोचते हैं, और वो कभी भी ये नहीं चाहते कि पहले अपना डेवलपमेंट कर लेते हैं उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे, बाहर में ऑर्गेनाइजेशन, पहले अपना डेवलपमेंट उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, नहीं, वो एकदम प्यार से रहते हैं और वो बोलते हैं नहीं, पहले हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसके बाद हम लोग हैं, ठीक है, पहले उसका डेवलपमेंट करने दो, फिर हम लोग अपना धीरे धीरे कर लेंगे, ठीक है। अब ये देखते हैं कि इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या क्या है, और अगर ये सही से नहीं होता है, ठीक है, कोई कोई बदमाश मैनेजर आ गया और वो बोला कि हमें डेवलपमेंट पहले चाहिए, ठीक है, अपना डेवलपमेंट, हम पैसा कमाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन को जो करना है करे, ठीक है। तो अगर पहले अगर ये सही से हो गया तो देखते हैं क्या होता है पॉजिटिव इफेक्ट। अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ऑर्गेनाइजेशन गोल जो है वो अचीव हो जाएगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन बिटवीन एम्प्लॉयज एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल, ठीक है, एम्प्लॉयज के गोल और ऑर्गेनाइजेशन गोल में कोऑर्डिनेशन अच्छे तरीके से बन पाएगा। उसके बाद है कंसिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन, अगर ये सही से नहीं होता है तो क्या दिक्कतें आ सकती है। नो अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव नहीं हो पाएगा। उसके बाद है नो कोऑर्डिनेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है, जिसको जो मन करेगा वो करेगा, ऑर्गेनाइजेशन डूब जाएगा कुछ दिन के बाद, ठीक है। तो आप आई होप आप लोगों को सब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट समझ में आया होगा, ठीक है। इसमें सिंपली ये बताता है कि पहले ऑर्गेनाइजेशन है, बाद में एम्प्लॉयज का या फिर मैनेजर का डेवलपमेंट, उनका ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट समझ में आओ, ठीक है। अब देखते हैं हमारा 7th प्रिंसिपल जो है रेम्यूनरेशन ऑफ पर्संस, ठीक है, नाम ही है रेम्यूनरेशन, हमने अकाउंट्स में पढ़ा है रेम्यूनरेशन मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इट रिफर्स टू द एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी पेड फेयरली टू गिव देम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। अब ये क्या बताता है कि जो भी एम्प्लॉयज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में या फिर कंपनी में काम कर रहे हैं उन्हें एक फेयर पेड करना, फेयर उन्हें रेम्यूनरेशन, फेयर सैलरी देना, फेयर वेज देना जो उन्हें सेटिस्फाई कर सके, ठीक है। अगर हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो अगर सेटिस्फाई होंगे तो ही अच्छे से काम कर पाएंगे, इफेक्टिवली एंड इफिशियंटली वो वर्क कर पाएंगे। द कंपनी थिंक अबाउट द मिनिमम वेज एक्ट ऑफ गवर्नमेंट, वेज एंड सैलरी पेड बाय द कंपटीटर्स, फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ कंपनी, ठीक है। अब कंपनी किस किस बेसिस पे डिवाइड करता है उस वेज को, उस सैलरी को, देखिए पहला कि जो
गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है मिनिमम वेज एक्ट, उसके अंदर रह के काम करना, ठीक है, उसके अंदर रह के काम देना, ठीक है। दूसरा, जो हमारे कंपटीटर दे रहे हैं, जो सामने वाला बिजनेसमैन दे रहा है अपने वर्कर्स को, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग देना है, उससे ज्यादा देना, उससे कम देंगे तो वो सामने चला जाएगा हमारा वर्कर, उसके यहाँ काम करने लगेगा, ठीक है। उससे कम, उससे बराबर देना, जितना वो दे रहा है उतना ही देना, या फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा देना, ठीक है। उसके बाद वेज, सैलरी, फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ कंपनी ये बोल रहा है कि जितना वर्कर्स डिमांड कर रहे हैं उतना हमारा ऑर्गेनाइजेशन, हमारा कंपनी दे सकता है या फिर नहीं। इन 3 चीजों का ध्यान रख के ही वो डिवाइड करते हैं रेम्युनरेशन, ठीक है। उसके बाद है बाय गिविंग द satisfactory wages to employee, apply his best ability to complete the work and he always feels motivated, ठीक है। अगर अच्छा सैलरी दोगे, अच्छा वेज दोगे किसी भी एम्प्लॉय को, वो हर समय मोटिवेटेड होगा कि हाँ सर हमें बहुत अच्छा पैसे दे रहे हैं, हमें और अच्छे से काम करना है, ठीक है। वो हर समय मोटिवेटेड रहेगा, अपना बेस्ट देगा आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल के लिए, ठीक है। उसके बाद चलो इसके एग्जाम्पल समझते, 2 एग्जाम्पल है, चलो मजा आएगा फिर तो, हंसते खेलते इसको भी निकाल देंगे हम। इफ इन अ ईयर द ऑर्गेनाइजेशन हैज अर्न मोर प्रॉफिट, अगर किसी ईयर में ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया तो सम पार्ट ऑफ प्रॉफिट मस्ट बी गिवन टू द एम्प्लॉयज इन द फॉर्म ऑफ बोनस, ठीक है। थोड़ा सा उसका थोड़ा पार्ट है वो एम्प्लॉयज को बांट देना चाहिए एक बोनस के तौर पे। लो बहुत तुम लोगों ने अच्छे से काम किया, लो थोड़ा थोड़ा तुम लोग भी ले लो, ठीक है। दिस विल इनकरेज एंड मोटिवेट द एम्प्लॉय, ये क्या करेगा, उनको इनकरेज कर देगा, ठीक है, और मोटिवेट कर देगा अच्छे से काम करने के लिए, ठीक है। उसके बाद सेकेंड, प्रोवाइडिंग बोनस इन फेस्टिवल फॉर स्वीट्स, न्यू क्लॉथ्स ऑल्सो इनकरेज एंड मोटिवेट देम। ये क्या है, मानो दुर्गा पूजा हुआ, ठीक है, तो दुर्गा पूजा में कुछ बोनस दे देना, 500-1000 रुपए का बोनस दे देना, किसके लिए, तो कुछ मिठाइयां खा लेना, कुछ नए नए कपड़े पहन लेना, ठीक है। ये क्या करेगा, वर्कर्स को मोटिवेट करेगा और इनकरेज करेगा कि हाँ ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा है, हमें बहुत फैसिलिटी मिलती है यहाँ पे, ठीक है, बहुत सेटिस्फाई, हम और अच्छे से काम करेंगे, और अच्छे से काम करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर रेम्युनरेशन ऑफ पर्सन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से होता है तो उसका क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट है, अगर नहीं सही से कर रहे हैं तो उसका क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट है, चलिए देखते हैं। पहला है मोटिवेशन टू द एम्प्लॉयज बहुत मोटिवेट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है इफिशियंसी इंप्रूव, उनका इफिशियंसी इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है, अच्छे से काम करेंगे, बेस्ट एबिलिटी देंगे अपना, ठीक है। उसके बाद अगर ये सही से नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर एम्प्लॉयज उनको अपने मन तरीके से पैसे नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, तो तब क्या होगा, तो डिमोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, वो डिमोटिवेट हो जाएंगे, अच्छे तरीके से काम नहीं करेंगे, सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। उसके बाद डिले इन वर्क, और जब वो डिमोटिवेट होंगे तो काम में डिले करेंगे और सही तरीके से काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज समझ में आया हो, ठीक है। इसमें सिंपली ये बताता है कि आप एम्प्लॉयज को खुश रखो, ठीक है, आप अपने जो वर्कर्स हैं उन्हें खुश रखो, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन का गोल आराम से पूरा करते रहेंगे और अच्छे तरीके से जल्दी ही पूरा कर देंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को 7 जो अब तक हमने प्रिंसिपल कंप्लीट कर लिए हैं फ्यूल्स के, वो अब तक समझ आया हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो 7 बचा हुआ है वो प्रिंसिपल्स देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।